प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात में जिन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिन विषयों को लेकर आपके साथ अपने विचार साझा करते हैं या जानकारियां हम तक पहुंचाते हैं, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरक होती हैं। और भारत की जो अपनी विरासत है, अपनी जो धरोहर है, वो तो इतनी समृद्ध है, पूरी दुनिया के मन में उसके प्रति आकर्षण होता है। और जब वैश्विक स्तर पर इसको पहचान मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है, हर भारतीय जो है गौरव की अनुभूति करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में ऐसे 2 विरासत स्थलों का जिक्र किया जिसको यूनेस्को ने अभी हाल में विश्व धरोहर स्थल के रूप में उसको मान्यता दी है। और आज इन्हीं विषयों को लेकर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री जानवेज शर्मा जी को, जो कि अपर महानिदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आप इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए जी। सबसे पहले तो इस बात की बहुत बधाई भी, मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को बधाई है और आप लोगों को खास तौर पर, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार ऐसे जो हमारे धरोहर के स्थल हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सैकड़ों हजारों साल पुराने, उनको संरक्षित भी करता है, उनको दुनिया के सामने प्रस्तुत भी करता है। और प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े गर्व के साथ इस बात का उल्लेख किया कि 2 ऐसे स्थल जो विश्व धरोहर में शामिल किए गए, यानी होयसला और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन। तो आपको और सबको बधाई इस बात की, हम सबको बधाई। बहुत धन्यवाद। अब आपकी अनुमति हो तो मन की बात का वो हिस्सा हम एक बार सुनते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है इन उपलब्धियों का और ऐसे 2 धरोहर स्थलों का। मेरे परिवारजनों, आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन पहले शांति निकेतन और कर्नाटका के पवित्र होयसड़ा मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे 2018 में शांति निकेतन की यात्रा का सौभाग्य मिला था। शांति निकेतन से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जुड़ाव रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का मोटो संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक से लिया था। वह श्लोक है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, अर्थात जहां एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। तो शर्मा जी, कर्नाटका में होयसला या होयसड़ा जैसा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, और मुझे लगता है कि स्थानीय भाषा में उसको इसी तरह से बोला जाता होगा, जो कि कर्नाटका में है। ये मंदिर परिसर है बल्कि मुझे लगता है। और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन। तो ये 41वां और 42वां विश्व धरोहर स्थल इस रूप में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। अब आप हमें पहले बताएं कि ये जो इतनी खास बात है, एक तो इस बहाने हमें ये मौका मिल जाएगा कि जैसे होयसला के जो मंदिर हैं इतने पुराने हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय ने खुद जिक्र किया कि 13वीं शताब्दी या उसके पहले से वो बनने शुरू हो गए थे। क्या है खासियत उसकी? सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निस्संदेह ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी विश्व धरोहर सूची में आज होयसला के ये बड़े उत्कृष्ट मंदिर
और शांति निकेतन जैसी 2 बहुत अच्छी साइट्स जो हैं वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुई हैं। और बहुत सौभाग्य की बात थी मैं उस वक्त रियाद की उस मीटिंग में था जहाँ पर इसका डिक्लेरेशन हुआ। और ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझे लगता है मेरा ख्याल है 2 महीने पहले। नहीं जी, ये अभी पिछले ही महीने की बात है। अच्छा। सितंबर में ये जब इसका मीटिंग हुआ था रियाद सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पर जो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक बैठती है जो कि हर यूनेस्को साल की। हाँ, यूनेस्को की होती है ये, और वो हर साल कहीं ना कहीं किसी देश में बैठती है। तो वहाँ पर ये 21 देशों की कमेटी होती है जिसमें कि अभी भारत भी उसका एक सदस्य है। तो ये वो कमेटी जो है पूरे दुनिया भर के जो प्रपोजल्स आते हैं, जो नॉमिनेशंस आते हैं, उसके ऊपर चर्चा करती है। और जहाँ उनको ऐसा लगता है कि किसी ऐसे प्रपोजल में या जगह में, चाहे वो कल्चरल जगह है, मैन मेड है, या वो नेचुरल जगह है, अगर उसका एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है तो वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करते हैं। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा मुझे मन में, क्योंकि बाद में याद रहे ना रहे जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की आप बात कर रहे हैं ऐसे धरोहर स्थलों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या चीज़ है? देखिए, इसमें यूनेस्को ने कुछ पैमाने या क्राइटेरिया बना रखे हैं जिसमें कि कोई ऐसा उदाहरण जो कि एक मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस कहा जाए। अच्छा। या कोई ऐसा स्थल या कोई ऐसी इमारत या कोई ऐसा जगह जहाँ पर कि आपको डिफरेंट कल्चर्स का इंटरचेंज या कॉन्फ्लुएंस दिखता हो, या कोई ऐसी बिल्डिंग के उदाहरण जो कि अपने आप में बहुत नायाब हों, या कोई जो पिछली सभ्यताएं जो कि जीवित या अजीवित हों उनका बहुत उत्कृष्ट एक नमूना हो। जैसे हमारा धोलावीरा एक वर्ल्ड हेरिटेज बना, जैसे कि आप कहें कि पिरामिड्स हैं इजिप्ट में, तो इस तरह की बहुत नायाब साइट्स, या कुछ ऐसी साइट्स जिसमें कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं जुड़ी हों जो कि अपने आप में बहुत यूनिक हों। जैसे हमारे यहाँ से बोध गया मंदिर है जिसका कि बौद्ध धर्म से बहुत बड़ा एक उसका रिश्ता है। तो ऐसी साइट्स जो कल्चरल हैं, और नेचुरल साइट्स में ऐसी साइट्स जो कि बहुत खूबसूरत हों, या बायोडाइवर्सिटी हो, या अर्थ की हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल हो, जहाँ की वॉल्केनोज हों या कुछ ऐसी अर्थ के फॉर्मेशंस हों जो कि बहुत अपने आप में यूनिक हों, अर्थ की एवोल्यूशन को दर्शाती हों। तो ऐसे उनके 10 मापदंड या 10 क्राइटेरिया हैं, और कोई भी ऐसी साइट अगर उन एक या उनमें से एक से ज़्यादा किसी भी क्राइटेरिया को अगर वो स्थापित कर पाती है तो उसको वो जो है वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करते हैं, यानी कि उसमें उसका एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होता है। अच्छा। तो ऐसे दुनिया भर में इस वक्त 1199 जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कि भारत के पास अभी 42 साइट्स जो हैं वो हो गई हैं, और हम विश्व भर में 6ठे स्थान पे हैं। पर इस देश में तो बहुत कुछ ऐसा है जो वैश्विक स्तर पर अपने विशेष आकर्षण तो रखता ही है और पहचान भी रखता है। और मुझे लगता है जिस तरह से आप लोग, क्योंकि एक प्रक्रिया है इसकी, विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलने की एक पूरी प्रोसेस प्रक्रिया है, तो उसके माध्यम से वो चीजें तो मिलती हैं और आप लोग लगातार उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, और उस प्रयास में ये सफलता मिली है जो होयसला मंदिर और शांति निकेतन को उसमें शामिल किया गया। तो ये जो मंदिर हैं, मंदिर परिसर कह ले, क्योंकि उसमें कई मंदिर हैं, इनकी क्या विशेषता है इस रूप में देखें तो? देखिए, जब हमने होयसाला के मंदिरों के बारे में अध्ययन किया तो एक तो ये होयसाला जो पीरियड है, जो कि कोई 250-300 साल का एक पीरियड है जी, वो अपने आप में, और मैं अभी थोड़ा आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ ज़्यादा आपको ले जाना चाहूँगा। बिल्कुल। तो उसमें इन्होंने जिस तरीके से उसमें उसका एक जो जेनिथ को प्राप्त किया, यानी कि ऊंचाइयों को प्राप्त किया, जिस तरह की यहाँ पे कलाकृति देखने को मिलती है, जिस तरह का यहाँ का जो यहाँ की वास्तुकला या आर्किटेक्चर है, वो उन्होंने एक जो ऐसा स्टाइल क्रिएट किया जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस जो थे डिफरेंट रीजन्स के या पीरियड्स के, जैसे चोड़ास हुए या आपके और भी रीजन से उसमें आए, तो उन्होंने उसको सम्मिलित किया, लेकिन उसको ऐसा एक एक्सप्रेशन दे दिया जो कि अपने आप में इतना यूनिक, वो आपको किसी भी और मंदिर की कलाकृति में या उसमें आपको नहीं मिलता। खास करके होयसाला के जो मंदिर हैं वो अपने बहुत एक्सट्रीमली रिच डेकोरेशन, कार्विंग, स्कल्पचर्स के लिए वो जाने जाते हैं। आज भी 100 से ज़्यादा होयसाला पीरियड के मंदिर जो हैं वो अभी भी जीवित हैं, लेकिन हमने उनमें से भी फर्दर एक प्रोसेस से कि भी उनमें से भी 3 बहुत ही उत्कृष्ट,
क्योंकि सबको शायद ले जाना वो मुश्किल होता है। जो 3 सबसे उत्कृष्ट उसके उदाहरण थे, हमने उन एग्जाम्पल्स को फाइनली सिलेक्ट किया। तीनों वो जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। तो उसमें आपका एक चिन्नकेश्वा मंदिर है जो कि बेलूर में है जी। वो अर्ली 12वीं शताब्दी में वो मंदिर बना था। फिर आपका होयसालाश्वरा मंदिर है जो कि हेलिबेड हासन में है, वो भी तकरीबन उसी पीरियड को बिलोंग करता है। और उससे थोड़ा 100-125 साल बाद में आपका जो है केशवा मंदिर जो है वो सोमनाथपुरम मैसूर में जो है वो मंदिर है। ये तीनों मंदिर की आर्किटेक्चर, उसकी कलाकृति, उसकी जो आपकी शैली है, आप चाहे उसका आर्किटेक्चर देखें, आप उसके अंदर के कॉलम देखें और कॉलम में उसके डेकोरेशंस देखेंगे, आप हैरान हो उठेंगे। मैं सब जो सुनने वाले श्रोता हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बारी वो मंदिर जाके देखिए और आप भी उसको देख के बहुत अचंभित होंगे और आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। वहाँ इतनी डिटेल्ड कार्विंग्स हैं कि अगर वो ऐसा लगता है कि वो जो स्कल्पचर्स हैं या वो जो वहाँ पर कलाकृतियां वो जैसे जीवित हैं, वो स्कल्पचर्स हैं ही नहीं, वो तो जैसे किसी मानव को वहां पर हमने अगर खड़ा कर दें उस तरह की डिटेलिंग्स आपको उसमें दिखेंगी। एक अगर नृत्य की है तो उसके जो हाथ की मूवमेंट है, अगर कोई ढोल बजा रहा है तो ढोल की जो स्ट्रिंग्स की जो उसमें जो टेंशन जैसे होती है, ऐंठन है, वो आपको हर चीज आपको इतनी उसमें डिटेल में जैसे दिखी हो जैसे कि किसी ने मक्खन के ऊपर कार्विंग कर दी हो, ऐसी उसमें आपको कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। अच्छा देखिए, एक बात है कि आजकल जो है कार्विंग के लिए या जो पत्थरों पर काम करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है, तब तो मतलब 1100-1200 हाँ सब हाथ से काम है। और यहाँ तक कि जो आप बता रहे हैं जैसे मंडपम जो बना हुआ है, मंडपम में छत पे अगर ऊपर की तरफ देखें उसमें इतनी बारीक काम हुआ है और देखकर सचमुच बड़ी हैरानी होती है। बल्कि मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ऐसा होता है कि जब हम विश्व धरोहर के लिए अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें एक हमें ये बताना होता है कि इसमें ऐसी क्या नया बातें हैं और जिसको कि उनकी भाषा में एट्रीब्यूट्स क्या हैं उसके, तो हमें वो एट्रीब्यूट्स बताने होते हैं कि उसमें क्या क्या खास खास चीज़ें हैं। और इसमें जैसे मैंने अब कलाकृति और आर्किटेक्चर के बारे में तो बात की, लेकिन इसमें हमने इसका क्राफ्ट्समैनशिप, जो उस वक़्त के कारीगर थे, जो उस वक़्त की कला थी, जो उस वक़्त की उनकी समझ बूझ थी, कैसे वो काम करते थे, वो अपने आप में ही इतना एक यूनिक उस पहलू है कि वो भी उसके एट्रीब्यूट्स का पार्ट बना, जिसको कि यूनेस्को पे जब इसके बारे में डिस्कशन हुई तो सबने इसको स्वीकारा कि इस तरह की आपको कारीगरी कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो ये 1100 से 1300 शताब्दी के बीच में जब होयसल राजाओं का शासन था वहां पर, तो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि उनका ये प्रयास था कि ऐसे यूनिक, ऐसे विलक्षण मंदिर का निर्माण होना चाहिए जो बाकी आस पड़ोस के राजाओं के यहाँ या उनके राज्य शासन में ना हो। तो इस वजह से उन्होंने बहुत विशेष प्रयास किए इसके लिए कि बहुत यूनिकनेस उसमें उन्होंने लाने की कोशिश की। और अब चिन्नकेशव मंदिर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं बेलूर में, चिन्ना का तो मतलब ही होता है कि बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, और केशव तो विष्णु है, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। तो इतनी सुंदर उनकी प्रतिमूर्ति वहां भगवान विष्णु की, जिस तरह से उस पर नक्काशी आप बता रहे हैं, मैंने दरअसल उसके चित्र ही देखे, खुद वहां नहीं जाकर देख पाया। लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल गैलरी जो आपकी है बनी हुई, मेरा ख्याल है, या डिजिटल फोटोग्राफ्स एक उस पर डाले गए हैं, उससे भी बड़ा सुंदर आभास मिलता है। देखिए, एक ये हमारा प्रयास रहता है। वैसे तो हमारी यही एक सबसे गुजारिश होगी कि आप वहाँ जाके देखें, खुद आप देखें, जो आपकी आंखें देख पाती हैं। शायद कोई भी चित्र उसका जस्टिस नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, फिर भी एक हमारा दायित्व रहता है कि कोई भी जब हमारे मॉन्यूमेंट्स पे जाता है, और खास करके अभी हम इन तीनों स्मारकों की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं या मंदिर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो तीनों में हमने एक छोटा ओरिएंटेशन कम इंटरप्रिटेशन सेंटर वहाँ पर बना रखा है, जहाँ की वहाँ लोग जब जाएं तो आप होयसाला पीरियड का उनका इतिहास, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वहाँ का एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बाकी सदर्न रीजन्स में क्या क्या हो रहा था, कॉरस्पॉन्डिंगली आपका होयसाला पीरियड में क्या हो रहा था, ये सारा उसमें विवरण है। और उसके बाद हर मंदिर के ऊपर डिटेल्स सारे उसमें हमने उसमें फोटोग्राफिकली और थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमने सबके लिए वो प्रोवाइड की हुई है। और हम इंकरेज करते हैं कि एक बारी मंदिर जाने से पहले अगर आप 15 मिनट उस ओरिएंटेशन सेंटर में लगा के एक बारी आप वो अगर वो पैनल्स वगैरह देखें, उसमें कुछ टच स्क्रीन और इस तरह के भी पैनल्स हैं, कुछ छोटी 5-5, 7-7 मिनट्स की हमने वीडियोज़ भी इस तरह की क्रिएट कर रखी हैं, ताकि एक उनको उसके बारे में आइडिया लग जाए, समझ। और फिर आप उस समझ से आप जब एक बारी वो मंदिर देखते हैं तो फिर आपको एक बहुत उसके
बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो आप देख सकते हैं वो कोई भी चलचित्र या कोई फोटोग्राफ उसकी उसका भरपाई नहीं कर सकता। ये सच बात है। लेकिन एक बात का आभास मेरे मन में हो रहा है कि जो मैंने पढ़ा और जो मैंने आपसे मैं सुन रहा हूँ और जो चित्र देखे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत उसके नज़दीक पहुंच चुका हूँ, पर बिल्कुल उसको साक्षात नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन आपसे बहुत सारी बातें आज इन मंदिरों के बारे में या इन स्थलों के बारे में करनी है शर्मा जी। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं उन विश्व धरोहर स्थलों की। दो विशेष ऐसे स्थल हैं, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है और कर्नाटका में जो होयसला मंदिर हैं, उनके बारे में, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री महोदय ने इसलिए किया कि उन्हें हाल ही में विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें शामिल किया यूनेस्को ने। और बात शुरू हुई थी होयसला मंदिरों से। जानवीर शर्मा जी, जो कि अपर महानिदेशक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, उनसे हम इन विषयों को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर ऐसे स्थलों के कंजर्वेशन यानी उसके संरक्षण और जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसका दायित्व उनके ऊपर है। तो शर्मा जी, जो होयसला मंदिर की आप बात कर रहे थे, ये बहुत सुंदर और बड़ी रोचक बातें आपने बताई हैं। जो एक मंदिर इसमें आपने बताया हैलीवुड में है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर। इसमें मैंने सुना कि भगवान शिव के नृत्य करती हुई उनकी प्रतिमा है जी। इसमें और क्या क्या खास, अगर हम थीम के बेसिस पे देखें या विषय को लेकर अगर हम बात करें, इस पे मैं फोकस करूंगा, पर मैं आपको पहले तीनों मंदिरों के शैली के बारे में बता दूं जी कि तीनों मंदिर, जैसे कि जो चन्नकेश्वर मंदिर की बात की बेलूर में, ये एक कूटा प्लान के उसके ऊपर ये आधारित है। एक कूटा का मतलब है कि एक मंदिर जो है, सिंगल टेम्पल जो है या सिंगल श्राइन जो है वो है। आपका होयसलेश्वर जो मंदिर है हसन में, ये जो है द्विकूटा, यानी कि इसमें डबल श्राइन है आपको दिखती है। और आपका जो केशवा मंदिर सोमनाथपुर में है, इसमें त्रिकूटा यानी कि 3 इसमें श्राइन दिखती हैं। इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में वर्णन किया कि इसमें इसका जो आर्किटेक्चर बहुत नायाब है, तो उसमें ये खासियत है कि खासकर जो कि आपको केशवा मंदिर में देखने को मिलता है कि इसका जो प्लान है वो इतना इंट्रिकेट है कि उसमें जैसे कि स्टार शेप्ड आपको पॉइंटेड वो जो है प्लान आपको वो दिखता है। अच्छा, और मल्टीपल स्टार शेप आपको उसका वो प्लान जो है वो देखने में मिलेगा आपको। मैंने वैसे चित्र में देखा, पढ़ा भी था इसके बारे में कि कुछ स्टार के शेप में दिखता है वो, लेकिन चित्र में ऐसे सीधे नहीं दिखता। लेकिन अगर हम बर्ड व्यू लें, ऊपर से देखें, तो वो बहुत साफ साफ नजर आता है कि बिल्कुल एक स्टार की आकृति हमें नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो आपने होयसलेश्वर के बारे में प्रश्न पूछा, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि इसका जो खासकर की एक्सटीरियर है, पूरे इसके चारों तरफ बहुत डिटेल में आपको जो है फ्रीजेस या लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। और उसमें बहुत किस्म के जो जानवर हैं, जिसमें कि आपके हाथी हैं, घोड़े हैं, शेर है, या इवन ह्यूमंस इन डिफरेंट पोजेस हैं, आपके नेचुरल फीचर्स, क्रीपर्स वगैरह हैं। ये सब आपको जो है वहाँ पर आपको हर लेवल, हर फ्रीज में आपको जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर रामायण और महाभारत का तो ऑब्वियसली पूरा जो है, पूरी कथा जो है उसका वर्णन आपको वो दिखेगा। और यहाँ तकरीबन होयसलेश्वर में जो है, ये तकरीबन 600 के करीब ऐसे जो हैं हाई रिलीफ स्कल्पचर्स जो हैं वो आपको देखने में मिलते हैं। जिसमें कि एक बहुत फेमस वहाँ पर जो प्रतिमा है वो है कि रावण जो है वो कैलाश पर्वत को जो जब उठा के हिला रहे हैं, उसको अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि भी शायद उसका कोई भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर भी जो है बिना कार्विंग का नहीं है। बहुत डीप लेवल्स की उसमें जो है वो कार्विंग्स हो रखी हैं। और बहुत सारी माइथोलॉजी से रिलेटेड भी आपको वहाँ पर जो है वर्णन आपको वो मिल जाते हैं। और हर इमेज जो है वहाँ पर, वो चाहे उनके वस्त्र हैं, उनके गहने हैं, उनका हेडड्रेस है, हर चीज़ में इतनी उसमें उत्कृष्ट उसके अंदर जो है कलाकारी और आपको कार्विंग्स आपको जो है उसमें या डिटेल्स आपको उसमें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये इन मंदिरों की सबसे एक खास इसकी जो है फीचर है। अच्छा, जब हम देखते हैं उसको, पिक्चर देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उसमें हमें कोई ऐसा हिस्सा नहीं दिखाई देता जो जिस पर कार्विंग ना हुई हो। मतलब पूरे मंदिर में ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे पीछे, अंदर से बाहर और सब छत हो, सब जगह आपको ये दिखता है। और ये बड़ी यूनिक चीज है, बड़ी विलक्षण बात है। ये सारे अलग अलग पत्थरों पर करके उसको जोड़ा गया है, ऐसा उसका निर्माण हुआ? बिल्कुल। पहले आपके जो उस वक्त के वास्तुकार थे, उन्होंने पहले ये सारे पैनल्स को बना के फिर आप उसको वहां पर लाकर उसको जोड़ते हैं वहां पर, और फिर पूरा उसका जो वर्णन है वो स्टोरी लाइन जैसे भी बनती है उसके हिसाब से उसको वहां पर वो लगाते हैं। अच्छा, अब लगभग 800 या 700 साल पुराने मंदिर हो गए ये, और
अभी भी वो किस रूप में है इस समय, और हमें देखकर तो लगता है कि अभी भी वैसे, क्योंकि इतनी बारीक काम को देखकर डर ये लगता है कि कहीं अगर एक छोटा सा कोना भी टूट गया तो उस मंदिर के पूरे एक डिजाइन में कहीं ना कहीं एक धब्बा सा लग जाता है इस तरह का। तो उसकी मेंटेनेंस और उसका रखरखाव भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोग तो बहुत समय से उसको टेक ओवर करके उसकी देखरेख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तीनों जो मंदिर परिसर हैं ये तीनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है। तो हमारा जो बेंगलुरु सर्कल है वो इन तीनों परिसरों की संरक्षण और उसकी मेंटेनेंस का काम वो उसमें करता है। हमारा पूरा वहाँ पर स्टाफ जो है, लोकल जो हमारा स्टाफ होता है, सिक्योरिटी है, वो सब हम वो वहाँ पर लगा के रखते हैं। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर अभी भी बहुत लोग जाते हैं तो हमें उसमें विजिटर मैनेजमेंट जो है, क्यूइंग सिस्टम है, ये सारा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जगह जगह हमारे गार्ड्स लगे रहते हैं जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि लोग जो हैं वो उन स्कल्पचर्स के बहुत करीब ना जाएं या उनको छुएं ना, क्योंकि छूने से भी जो आपके हाथों में ऑयल जो एक होता है वो भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इस तरह के हमने सिस्टम्स जो हैं हमारे उसमें हमने बना रखे हैं जिसमें कि ये हम सुनिश्चित करते हैं कि मंदिर को किसी भी किस्म का या उसके कार्विंग्स या उसके स्कल्पचर्स को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। ये तो हमारा निरंतर प्रयास है। और जो बेलूर मंदिर है वो तो एक तरह का लिविंग टेम्पल भी है, तो वहाँ पर हमारा टेम्पल कमेटी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी सहयोग लगा रहता है, क्योंकि उनके भी फंक्शंस जब भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जब बहुत भारी संख्या में जब लोग पूजा के लिए आते हैं तो उस वक्त पूरा जो क्राउड मैनेजमेंट है वो एक बहुत मेजर हमारा एक दायित्व रहता है जिसको भी हम लोग पूरी तरह से निभाते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम उन 2 विश्व धरोहर स्थलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने उल्लेख किया था कि उन्हें यूनेस्को की लिस्ट में सूची में शामिल किया गया है। होयसला मंदिर के बारे में आपने विस्तार से सुना, जाना, और मुझे लगता है इतना कुछ जानने के बाद आपका ये मन जरूर करेगा कि जितना जल्द हो सके आप उन मंदिरों को कर्नाटक जाकर देखें जरूर। दूसरा स्थल ऐसा जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में जिसे पहचान मिली है वो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। और शांति निकेतन के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में जानवीर शर्मा जी जो कि अपर महानिदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, उनसे इन विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये जो शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया, शर्मा जी, वो किस नजरिए से, किस दृष्टि से बहुत विशेष है और एक बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो हमारे धरोहर है जिसको कि हम मॉन्यूमेंट्स के रूप में देखते हैं, स्मारकों के रूप में देखते हैं, तो वहाँ तो हमें लगता है कि अजंता एलोरा है, या अभी हमने जैसे होयसाला के मंदिरों का वर्णन किया, हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हैं, या चोला मंदिर हैं, या ताजमहल है, या ये कुतुब है, तो इतने नायाब हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो जब हम उस तरह की शैली के मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं जो कि आज विश्व धरोहर की सूची में हैं, तो शांति निकेतन जो कि एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, तो वो कैसे एक वर्ल्ड हेरिटेज बन गया? तो उसमें ऐसा क्या है? क्या वो मॉन्यूमेंटल है या उसमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं? तो खैर मैं उसके इतिहास में तो नहीं जाऊंगा कि मुझे लगता है कि शायद श्रोता मुझसे ज़्यादा ही उसके बारे में जानते हों, लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि शांति निकेतन एक बड़े इंटरेस्टिंग और एक बड़े यूनिक एक एक्सपेरिमेंटेशन का प्रतीक है। ये हमें वो समय की तरफ ले जाता है जो कि अर्ली जो 20वीं शताब्दी है, 1901 में जब गुरुदेव टैगोर ने इसका स्थापना किया था, इसको यहाँ पर विश्व भारती, तो उस वक़्त की जो परिस्थितियाँ थीं, उस वक़्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, उस वक़्त यूरोप में क्या हो रहा था, और उस वक़्त गुरुदेव के क्या विचार थे, क्या विचारधारा थी, उसका उन्होंने फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या किया। अच्छा। उन्होंने जो एक परिकल्पना की एक विश्वविद्यालय की कि कैसे बच्चे आएंगे, एक तपोवन का एक एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर कुछ भी जो है कृत्रिम नहीं होगा, सब कुछ नेचुरल होगा, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ेंगे। उन्होंने एक बहुत अलग किस्म का एक एनवायरनमेंट दिया, एक वातावरण दिया जिसमें कि एक शिक्षा की शैली थी, एक अलग किस्म की थी। दूसरी तरफ उनका आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ अप्रोच एक बहुत यूनिक था। आप ये देखिए कि वो एक ऐसा पीरियड था जब कि एक तरफ नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था, लेकिन उसी वक्त गुरुदेव के शांति निकेतन में जिस तरह की बिल्डिंग्स का निर्माण उन्होंने किया, वो अपने आप में
उस पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अद्भुत है। उन्होंने बहुत सारी विचारधाराओं को, बहुत सारे हमारी पुरानी आर्किटेक्चर की शैली, जिसमें आपको अजंता एलोरा के भी इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे, अच्छा। आपको उसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस भी दिखते हैं, आपको उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस भी दिखता है, आपको इवन बाली इन्फ्लुएंस भी दिखता है वहाँ पर, बिल्डिंग्स में भी और बिल्डिंग्स के अंदर का जो आर्ट था उसमें भी। तो वो एक मिश्रण उसका जो एक बना, वो अपने आप में पूरे साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई और एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा। ये उसकी एक बहुत बड़ी उसकी एक यूनिकनेस हाँ, उसकी जो हम उसको वो कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो वहाँ की एक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन वहाँ से आई, क्योंकि बहुत एमिनेंट जो हैं चित्रकार हुए, स्कल्प्टर्स हुए, वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जो उन्होंने एक जो जिसको बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की भी वो कहते हैं, जो उन्होंने एक शैली जो वहाँ से एक क्रिएट की, वो एक अपने आप में बहुत एक यूनिक एक वो एक्सप्रेशन बना। तो शांति निकेतन जो था वो इन पैमानों के आधार पे वहाँ पर जो वो उस पीरियड के जो ये बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स हैं उस पे अभी काम हमने उसके संरक्षण का काम अभी उसमें किया है, जिसमें सबसे मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा व्यू है शायद कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है श्यामली। जो कि एक बिल्कुल मिट्टी की बनी वो बिल्डिंग है जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, जिसमें कि गुरुदेव और महात्मा गांधी जी जो थे वहाँ पर आके ठहरे थे। शांति निकेतन की ये जो यूनिकनेस थी जो कि इस कमेटी ने उसको पहचाना, उसको स्वीकारा। अच्छा, देखिए, आपसे बात करते हुए या आपसे ये चीज़ें सुनकर जानकर जानवी जी ये लगने लगा, जो गए हैं जिन्होंने देखा उनको तो संतुष्टि हो रही होगी, अच्छा लगेगा, लेकिन जो नहीं गए हैं उनके मन में ये अफसोस हो रहा होगा कि अभी तक हम ऐसी जगहों को गए क्यों नहीं देखने, क्योंकि इस देश की इतनी बड़ी धरोहर है, इतनी यूनिकनेस है, उनकी इतनी विलक्षणता है। और आप जब बता रहे हैं इन चीज़ों को, इन पहलुओं को, तो और भी खास लगने लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बातचीत को सुनकर बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि अगली विजिट वो इन्हीं जगहों में से किसी जगह करेंगे। ऐसे भारत में जैसे कुल 42 जो विश्व धरोहर स्थल है, इसमें किस किस तरह के धरोहर स्थलों को शामिल किया गया 42? क्योंकि मैंने जैसे कुछ प्राकृतिक स्थल भी है, ऐसा भी मैंने सुना है, थोड़ा इसके बारे में हमें समझाएं। देखिए, भारत में इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास 3697 स्मारक हैं, जिनको कि हम मानते हैं कि ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। इसी तरह से ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके भी डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजी हैं, उनके भी अंडर तकरीबन 5,000 के करीब, अब एग्जैक्ट फिगर मेरे दिमाग में नहीं है, पर 5,500 साढ़े 5,000 के करीब उनके पास मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे भी जगह हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि मॉन्यूमेंट्स ना हो पर फिर भी अपने आप में बहुत नायाब हैं। जो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो अभी भारत की हैं, उसमें से अगर मैं उसका फर्दर एक ब्रेक डाउन करूं तो उसमें तकरीबन 34 जो हैं वो कल्चरल यानी कि मैन मेड साइट्स हैं और 8 जो हैं नेचुरल साइट्स हैं। और जो कल्चरल साइट्स हैं जो आपको 34 मैंने बताया, उन 34 में से 24 साइट्स जो हैं वो ASI के पास हैं। अच्छा। कुछ साइट्स, 2-3 साइट्स जो हैं वो स्टेट आर्कियोलॉजी के पास हैं, कुछ जो हैं वो अनप्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि बोधगया जो मंदिर है वो वहाँ की टेम्पल कमेटी उसकी इंचार्ज है। हमारे 3 शहर जो हैं, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई का एक हिस्सा जो 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी का एक हिस्सा है, वो भी विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल हैं। अच्छा। और इसके अलावा 8 जो हैं नेचुरल साइट्स हैं, जो कि सारी की सारी साइट्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर वो साइट्स आती हैं। उसमें आपका जो प्रमुख साइट्स हैं, जिसमें कि आपका कुल्लू का ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, उसमें आपका भरतपुर का जो है केवलादेव नेशनल पार्क है, आपका मानस और काजीरंगा आसाम में है। ऐसे ही सिक्किम में एक साइट है कंचनजंगा, जो बहुत एक हमारा वन ऑफ द मेजर माउंटेन्स है। वो एक मिक्स्ड साइट है, वो अपने आप में इसलिए यूनिक है कि उसमें कल्चर के भी कुछ वो लग जाते हैं क्राइटेरिया और उसमें नेचर के भी कुछ क्राइटेरिया लग जाते हैं। दोनों मापदंडों पे वो खरा उतरता है। वो भारत की पहली एक ऐसी साइट है। और अगर हम उसको फर्दर अगर डिटेल में जाने की कोशिश करें तो जो हमारे साइट्स हैं वो तकरीबन आज से 18-20 हज़ार साल से पहले से लेके और 20वीं शताब्दी तक इतना हमारा जो है रेंज ऑफ साइट्स है। उसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें कि केव आर्किटेक्चर आ जाता है, रॉक कट केव्स आ जाती हैं, अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। उसमें हमारे तकरीबन 7 या 8 मंदिरों के कॉम्प्लेक्सेस, जैसे खजुराहो हो गया, रामप्पा मंदिर है, आपका ये चोला मंदिर है, होयसाला है, विजयनगरा के हम्पी के मंदिर उसमें आते हैं, पट्टाडक्कल जो है वो उसके मंदिर समूह आता है। तो इस तरह की कई मंदिर समूह जो हैं उसमें वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में
उसमें शामिल है। हमारी एक हड़प्पन सभ्यता की प्रतीक जो है धोलावीरा, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि अपने आप में बहुत नायाब है, जो कि अपने उत्कृष्ट उसकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या उसका जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था उसके कारण वो विश्व सूची में वो शामिल हुई। हमारे एक स्टेपवेल रानी की वाव पाटन गुजरात में, वो भी विश्व धरोहर की आपकी सूची में जो है वो शामिल है। आपके कई किले जिसमें कि उत्कृष्ट जो राजस्थान के 6 जो हिल फोर्ट्स हैं वो भी उसमें कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, ऐसे 6 किले जो हैं वो भी उस सूची में शामिल हैं। दिल्ली में 3 हमारे स्मारक विश्व धरोहर की सूची में हैं, जिसमें कुतुब, लाल किला और हुमायूं का मकबरा है। आगरा में भी 3 हैं, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा का किला, वो भी विश्व धरोहर की सूची में है। तो हमारे बहुत अच्छे जो इस तरह के स्मारक और जगहें हैं वो विश्व धरोहर में। पर आपने प्रश्न मुझे जो पूछा कि क्या यह काफ़ी है, तो वाकई ये काफ़ी नहीं है। हमारे अभी 50 के करीब हमारी ऐसी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में हैं। जो कि कोई भी सूची वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जाने से पहले उसको हम टेंटेटिव में डालते हैं। तो हमारी ऑलरेडी 50 साइट्स जो हैं टेंटेटिव लिस्ट में हैं, यानी कि कभी उनको भी हम लोग जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज की उसमें लाने की हमारी ये एक प्रयास रहेगा। और उसमें भी कुछ बहुत नायाब किस्म की जो है साइट्स हैं, जैसे कि अभी मैं एक पीछे होके आया मेघालय में, जो जिसको कहते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस, जो कि ब्रिजेस ऐसे हैं जो कि रूट्स से बने हैं, जड़ों से बने हैं, और वो जीवित ब्रिजेस हैं और वो इस्तेमाल में आते हैं, और वो इस्तेमाल में अभी भी आते हैं। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है उसको। तो बहुत यूनिक हमारे पास जो है ऐसे साइट्स या ऐसे स्थल हैं जो कि हमें लगता है और हम बड़े कन्विंस्ड हैं कि हमें उसको विश्व धरोहर की सूची में आज नहीं तो कल लेके ही आना है। वैसे ये प्रोसेस कितना मुश्किल है? देखिए, थोड़ा सा तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुश्किल है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा। तो इसमें डोजिए जो इसका हम एक बनाते हैं नॉमिनेशन डोजिए, उसमें बनाने में थोड़ा समय लगता है, उसमें हम एक्सपर्ट्स की राय उसमें लेते हैं। ये बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स इसके हमें बनते हैं जो कि हमें यूनेस्को को प्रस्तुत करने होते हैं। उसके बाद में इसकी एक प्रक्रिया है जिसमें कि इंटरनेशनल जो उनके संस्थान हैं वो आके उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, और उस इवैल्यूएशन का बेसिस पे जो मैंने आपको बताया कि 21 देशों की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वो उनकी सलाह पे साइट्स को जो है वो घोषित करती हैं। तो ये पूरे एक साइट के लिए हमें कम से कम तो 2 से 2.5 साल का समय लगता है। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बातचीत कर रहे हैं उन विश्व धरोहर स्थलों की या उसके संदर्भ में अन्य तमाम स्थलों की जिसको लेकर भारत हमेशा से बहुत ही गौरव की अनुभूति करता रहा है। करना भी चाहिए। हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण धरोहर है, इतनी पुरानी धरोहरें हैं, और सिर्फ गौरव ही नहीं, उनको देखना भी चाहिए और उनको संरक्षित करने में अपनी भूमिका भी जरूर निभानी चाहिए। खैर, अभी एक महत्वपूर्ण सवाल जो अभी मन में आ रहा है, क्योंकि जानवीर शर्मा जी जो कि अपर महानिदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये संगठन काम करता है, ये संस्था काम करती है, तो उनसे हम तमाम चर्चाएं जो कर रहे हैं उसमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है अपने आप में ये किस रूप में इन तमाम प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, और क्या क्या जिम्मेदारियां निभा रहा है। तो जानवीर जी, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, इसका इतिहास और वर्तमान में किस रूप में ये चीज़ें आगे आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसका अपना भी इतिहास है। ये 1861 में एक सर्वे के रूप में इसकी स्थापना हुई। अच्छा। जिसमें कि अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले सर्वेयर जनरल थे और फिर बाद में वो डायरेक्टर जनरल के रूप में आए। तो 1861 से अगर आज तक का सफ़र हम इस संस्था का देखें तो इसको 162 साल हो गए हैं। दुनिया भर में बहुत कम ऐसी संस्थाएं होंगी जो कि 162 साल से एक भूमिका निभा रही हों उस देश के इतिहास को, उस देश के मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण के रूप में। तो यहाँ पर इसकी एक, मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा योगदान इस संस्था ने भारत के इतिहास को दिया है, या भारत के इतिहास को जीवित रखने में किया है, इसके मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण को किया है। इसकी प्राइमरी अगर हम इसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो उसमें जो मॉन्यूमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन है, जिसको कि हम कहें कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी प्रोटेक्शन, उसके साथ ही साथ उनका संरक्षण, साथ ही साथ उसका प्रिजर्वेशन, उसमें एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, और दूसरा एस्पेक्ट इसका अगर हम देखें तो हम जो अभी भी एक्सप्लोरेशंस हो रही हैं, एक्सकवेशंस हो रही हैं, वो एक निरंतर प्रयास है हमारा। साथ ही साथ
हमारे इस वक्त बहुत जो इम्पोर्टेंट हमारे स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके साथ हमारे 52 हमारे साइट म्यूजियम्स हैं। यानी कि जब वहाँ पर खुदाई हुई और उससे जो भी अवशेष निकले या मूर्तियाँ निकली या आर्किटेक्चुरल मेंबर्स निकले, हमने उसको वहीं साइट के पास ही एक म्यूज़ियम एस्टैब्लिश करके उसको वहाँ पर रखा है, ताकि लोग जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो उन ऑब्जेक्ट्स को उस मॉन्यूमेंट के संदर्भ में उसको देख सकें और उसके बारे में जान सकें। इसके अलावा हमारी एक्सकवेशन ब्रांचेस हैं, हमारी प्री हिस्ट्री ब्रांच है, हमारी एपिग्राफी ब्रांच है, और साथ ही साथ में हमारा एक अपना डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी भी है। हमारे मिशन भी है जिसको हम नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज कहते हैं। अच्छा। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स या फंक्शंस जो हैं, ये सब के सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। हमने जो निरंतर खुदाइयाँ की, खासकर की आज़ादी के बाद, और हमने ये वेस्टर्न रीजन में जिसमें कि गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 700 से ज़्यादा हमने हड़प्पन पीरियड्स की जो है साइट्स निकाली, और उनमें से राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, लोथल है, सुरकोटड़ा है, ऐसी बहुत जो इम्पॉर्टेंट हड़प्पन पीरियड की साइट्स जो हैं वो निकाली, जिनकी की डेट जो है तकरीबन 5,500 साल 6,000 साल तक जो है उसकी वो जाती है। बहुत मेरा ख्याल है बड़ी जिम्मेदारी है जानवीर जी जो ASI जो है निभा रहा है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निभा रहा है। लेकिन एक जिम्मेदारी, एक दायित्व तो मुझे लगता है कि आम नागरिकों का भी है। जो आप लोग अपेक्षा करते हैं या होना चाहिए, वो क्या हो सकती हैं और किस रूप में हो सकती हैं? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन स्मारकों का कस्टोडियन है जी। तो हमारा ये दायित्व है कि हम इसकी संरक्षण करें, लेकिन साथ ही साथ में इसके साथ जो जुड़ी कम्युनिटीज़ हैं या जो लोग यहाँ घूमने आते हैं अपने अपने कारणों से, तो वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और जितने लोग आएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। हम चाहते हैं कि बहुत लोग आएँ, लेकिन आपने ये सही कहा कि साथ ही साथ में ये एक जिम्मेवारी भी है कि हम उसके संरक्षण में सभी, ये सिर्फ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर नागरिक, और मैं भी एक नागरिक भी हूँ, कि हम लोग उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान दें। हम ये कोशिश करें जब हम वहाँ पर जाएं तो हम किसी तरह का कूड़ा ना फैलाएं, या कोई प्लास्टिक की बोतल या कोई पैकेट जो है वो वहाँ पर ऐसे फेंक के ना आ जाएं, क्योंकि वो एक जो गंदगी है वो उसके मूल स्वरूप को बहुत क्षति पहुँचा सकती है और एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं देती। जो भी देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और वो सब जब ये देखते हैं तो ये एक अच्छा एक प्रस्तुतिकरण नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हम सबका एक भारतीय नागरिक होने के कारण हम किसी भी स्थल या किसी भी स्मारक में जाएं तो हम उसकी मेंटेनेंस, उसकी क्लीनलीनेस पे सब जो है वो बहुत स्पेशल ध्यान दें। और दूसरा ये कि जो कुछ लोगों की ये शायद आदत है कि वो कुछ उस पर लिख देते हैं या कुछ उसके ऊपर स्क्रैच कर देते हैं, ये नहीं वो सोचते या रियलाइज़ करते कि वो कैसे उस मॉन्यूमेंट का एक परमानेंट डैमेज कर रहे हैं। कि कोई अगर एक स्मारक या उसकी दीवार या उसके ऊपर की कोई कलाकृति अगर 1000 साल पुरानी है या 2000 साल पुरानी है या उससे भी पुरानी है, किसी ने उस पर जो अपना नाम लिखा है वो उसकी जो भरपाई वो हो ही नहीं सकती। अगर हम बदल के नया पत्थर लगा देंगे तो वो नया पत्थर है, वो 2000 साल पुराना पत्थर नहीं है। तो मेरी सबसे अपील रहेगी जो भी श्रोता ये सुन रहे हैं कि आप ज़रूर जाइए, आप ज़रूर उन स्मारकों को देखिए, उनको एंजॉय करिए, लेकिन ये कोशिश करिए कि किसी किस्म का वहाँ पर गंदगी ना फैले और उन स्मारकों को नुकसान ना पहुँचे। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो शायद आप रोकिए उनको। जानवीर जी, चूंकि डिजिटल का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हमें मिल जाती हैं, तो ASI किस रूप में आउटरीच अपनी बना पा रहा है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो? देखिए, हमारे आउटरीच के कई माध्यम हैं जिसमें डिजिटल एक माध्यम है। उसमें जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि हमारी कोशिश है कि हम हर मॉन्यूमेंट पे, या खासकर मेन जो हमारे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं या कॉम्प्लेक्सेस हैं या विश्व धरोहर है, तो हम उन पे एक ओरिएंटेशन कम इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाएं जिसमें कि डिजिटल माध्यम से हम उस स्मारक का जो है प्रस्तुतिकरण करें। हम एक ऐप भी बना रहे हैं, तो जब वो ऐप पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तो उससे कोई भी जो है जिस भी मॉन्यूमेंट पे जाएगा वहाँ पे QR कोड के माध्यम से उसको स्कैन करके उस मॉन्यूमेंट पे या उस मॉन्यूमेंट के उस हिस्से में जाके, क्योंकि कई तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उस हिस्से में जाके उसको क्लिक करेगा और उसको वो जानकारी मिल जाएगी। अच्छा। वैसे भी अभी हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पे
हमने फ्री वाईफाई की सुविधा दे रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सेल्फीज खींचते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वो इंस्टेंटली उसको जो है सोशल मीडिया में शेयर करें या अपने दोस्तों या अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। तो हमने उसका भी जो है प्रावधान कर रखा है। अभी भी एक आई थिंक स्कीम है हमारी जिसमें कि हमने 100 मॉन्यूमेंट्स पे सेल्फी पॉइंट्स क्रिएट करने का एक अभी प्रयास जो है वो अभी चल रहा है जी। तो इस तरह के कई माध्यम हैं, लेकिन फिर भी अगर कई ऐसे रिमोट मॉन्यूमेंट्स हैं जहां शायद अभी भी वो उतनी सुविधा नहीं उपलब्ध हो, फिर भी हर मॉन्यूमेंट पे हमने जो है उस मॉन्यूमेंट का इतिहास, उसके वहाँ पर हमने कल्चरल नोटिस बोर्ड्स जो हैं वो लगा रखे हैं, जिसमें कि हर मॉन्यूमेंट का जो एक संक्षिप्त वर्णन है उसमें हमने उसमें दे रखा है। पर आने वाले समय में जब ये ऐप आ जाएगी तो उससे मुझे लगता है कि आउटरीच बहुत बढ़ेगा उसमें, बल्कि हम लोगों के सुझाव भी मांगेंगे। अगर कहीं जाते हैं तो उनको कुछ अगर कोई उनको कोई इशू नजर आता है तो वो भी फोटो खींच के हमें भेज सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर तुरंत जो है कार्यवाही वगैरह कर सकें। निश्चित रूप से। और इस तरह से एक सहभागिता जो है, सक्रिय भागीदारी जो है हमारे पर्यटकों दर्शकों की भी होगी। श्रोताओं, मुझे लगता है कि चूंकि संभव ही नहीं कि एक कार्यक्रम में इन तमाम विषयों को लेकर विस्तार से बात की जा सके, समय की अपनी सीमा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आज जो बातचीत जानवीर शर्मा जी के साथ हम कर पाए हैं उसके माध्यम से बहुत कुछ रोचक जानकारियां, आवश्यक और विलक्षण जो पक्ष हैं हमारे विश्व धरोहर स्थलों के या अन्य स्थलों के, उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंची है। और बाकी आप कोशिश करेंगे और कोशिश करने के बाद इन जगहों को देखने जरूर जाएंगे, ये हमें विश्वास है। लेकिन फिलहाल आप सबकी तरफ से जानवीर शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व संरक्षण, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी विश्वास के साथ कि आप इन चर्चाओं से लाभ उठाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो, मंगलकारी हो, इसी विश्वास और उम्मीद और प्रार्थना के साथ आप जैनेंद्र को भी अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर